आइए एक एक कर समझते हैं क्या है नरेंद्र मोदी का ये जादुई 5M फॉर्मूला और योगी आदित्यनाथ क्या इन 5 एमओ को साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन 5 एमओ में सबसे पहला एम है एम फॉर मनी, यानी पैसा। याद करिए बरस 2006 में एक हत्या हुई थी जिस हत्या ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला के रख दी थी। चूंकि जिस शख्स की हत्या हुई थी वो शख्स भारतीय जनता पार्टी में कुबेर कुंजी था। भारतीय जनता पार्टी का समूचा अर्थतंत्र उसी शख्स से जुड़ा हुआ था। नाम था प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी के हजारों करोड़ रुपए तो जहां के तहां डूब गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो रुपए कहां हैं, किसके पास हैं, किस कदर भारतीय जनता पार्टी के भीतर लाना है। ऐसे विपरीत हालातों के बीच नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचक बन के उभरे। एक तो मोदी गुजरात से आते थे। गुजरात जहां बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जिन बंदरगाहों से देश विदेश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं, देश के नामी गिरामी व्यापारियों के घर गुजरात में हैं। अहमदाबाद और सूरत जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र गुजरात में हैं, जिसके चलते गुजरात व्यापारिक गतिविधियों का बड़ा मरकज बनता है। और नरेंद्र मोदी काफी पहले से इन व्यापारियों के साथ अपने संबंध बेहतर करते आ रहे थे, जिन बेहतर संबंधों का लाभ मोदी ने 2006 के बाद आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी को दिलवाना शुरू किया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी संगठन के भीतर बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर नरेंद्र मोदी उभरे। और यह जमाना अर्थ का है, जिसके पास अर्थ उसकी ताकत, और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके चलते चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी का आला कमान नरेंद्र मोदी को इग्नोर नहीं कर सकता था। अब बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की हालिया परिस्थिति की, तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। उत्तर प्रदेश कोई ऐसा बड़ा व्यापारिक राज्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों के साथ कोई संबंध न स्थापित किए थे, न स्थापित करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले स्थापित करने की कोई वजह नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की सियासत बिल्कुल अलग ट्रैक पर चल रही थी। योगी ने कभी मुख्यमंत्री बनने का सोचा भी नहीं था, तो व्यापारियों के साथ उनके संबंध की कोई वजूहात नजर आती ही नहीं थी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में देश के नामी गिरामी व्यापारी पहले से ही देश की सत्ता के एक बड़े मरकज के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में वो योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ने के लिए कोई उत्कंठा दिखाएंगे, ऐसी संभावनाएं फिलहाल तो नहीं नजर आती हैं। और यकीन मानिए आज के दौर की सियासत में बगैर पैसा कुछ भी संभव नहीं है। तो अगर योगी आदित्यनाथ को पार्टी के भीतर ऊपर जाना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय करना है, तो बड़े आर्थिक स्रोत के तौर पर अपने आप को पार्टी के भीतर साबित करना होगा, जो योगी अभी साबित करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे एम की, एम फॉर मीडिया। जब नरेंद्र मोदी 1998-99 के दौर में दिल्ली में बतौर भारतीय जनता पार्टी महासचिव काम करते थे, उन दिनों नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े पत्रकारों के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए। ये संबंध उन दिनों बहुत छोटे स्तर पे थे, इकाई स्तर पे थे। यानी मोदी ने कैमरामैन के साथ संबंध स्थापित किए, छोटे छोटे पत्रकारों के साथ जो बाइट लेने के लिए इधर उधर आते जाते हैं उनके साथ संबंध स्थापित किए। जो छोटे छोटे पत्रकार और कैमरामैन तब बड़े पदों पे जाके बैठे जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में आने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे। यानी बरस 2009, 10, 11, 12 की बात मैं कर रहा हूं। तब ये पत्रकार दिल्ली में प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में बड़े पदों पे बैठे थे, जो जब छोटे पदों पे कार्यरत थे तब नरेंद्र मोदी ने उनके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए थे। तो जाहिराना तौर से जब वो बड़े पदों पे बैठेंगे तब अपने पुराने व्यवहार को नजरअंदाज तो नहीं करेंगे। अब अगर बात योगी आदित्यनाथ की करेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने कभी दिल्ली जाने या लखनऊ जाने के बारे में सोचा नहीं था, तो उन्होंने मीडिया के साथ कोई बेहतर ताल्लुकात बनाए नहीं। हालांकि योगी आदित्यनाथ और मीडिया के बीच एक प्यारा सा रिश्ता आपको जरूर नजर आएगा, और वो आज से नहीं करीब 15-18 बरस से है। वो रिश्ता है बाइट्स का रिश्ता। जब योगी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब योगी अक्सर विवादित बयान दिया करते थे, सुर्खियां बटोरने वाले बयान दिया करते थे, चर्चित चेहरे थे, जिसके चलते मीडिया योगी आदित्यनाथ के पीछे चलता था, योगी आदित्यनाथ को कवर करने की कोशिश करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया को ज्यादा तवज्जो मिलती थी योगी का चेहरा दिखाने से। तो ये एक बेहतर कनेक्शन कहीं ना कहीं पुराना जरूर है योगी आदित्यनाथ और मीडिया के बीच, जिसकी वजह से आज भी देश की मीडिया के भीतर योगी आदित्यनाथ को लेकर एक उत्कंठा साफ तौर से देखने को मिलती है। तो इस मोर्चे पे आप नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लगभग बराबरी पे कह सकते हैं। तो अब देखते हैं तीसरे एम के मामले में योगी आदित्यनाथ कहां ठहरते हैं, क्या मोदी की बराबरी कर पाते हैं या नहीं। ये तीसरा एम है एम फॉर मीडिएटर, यानी समन्वयक। योगी आदित्यनाथ को अगर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऊपर जाना है तो उन्हें किसी ऐसे चेहरे की दरकार है जो उनके और पार्टी संगठन के बीच सेतु का काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो भी नेता सत्ता में बैठते हैं उनके पास ऐसे चेहरे होते हैं जो चेहरे संगठन और उनके बीच सेतु का काम करते हैं।
आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नजर आएगा तो साथ में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नजर आएगा। यही नहीं, अगर सूबों की बात करेंगे तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नजर आएगा, तो अशोक परनामी का नाम नजर आएगा, शिवराज सिंह चौहान का नाम नजर आएगा, तो साथ में कैलाश विजयवर्गीय का नाम नजर आएगा, उमा भारती का नाम नजर आएगा, तो साथ में बाबूलाल गौर का नाम नजर आएगा, या फिर नरेंद्र मोदी का नाम नजर आएगा। तो 1983 से लेकर आज तक अमित शाह आपको उनका साथ निभाते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे चेहरे होना बेहद जरूरी होता है जो संगठन और सरकार के बीच सेतु का काम कर सके। यही वो सबसे अहम कड़ी है जो कड़ी किसी भी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के भीतर सत्ता तक पहुंचाने में मदद करती है, और योगी आदित्यनाथ के पास यह कड़ी नहीं है। आपको आज जो हालात नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम संगठन के बड़े बड़े चेहरे, जेपी नड्डा से लेकर नरेंद्र मोदी तक योगी आदित्यनाथ की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य खुली मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के सामने ये कह देते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा था और बड़ा है। तो ये जो संगठन और सरकार के बीच लगातार गहरी होती खाई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास वो कड़ी नहीं है, वो सेतु नहीं है जिससे कार्यकर्ता उन तक पहुंच सके और वो कार्यकर्ता तक संवाद स्थापित कर सके। और जब तक ये कड़ी योगी के पास नहीं आएगी, योगी का पार्टी के भीतर ऊपर जाना लगभग असंभव है। योगी आदित्यनाथ को वो कड़ी तलाशनी होगी, वो चेहरा तलाशना होगा, अपना वो बाजू तलाशना होगा जो बाजू उनके लिए संगठन को तैयार कर सके। अभी योगी के पास वो चेहरा नहीं है, इसलिए अभी इस तीसरे एम में योगी के हाथ माइनस अंक आते हैं। अब बात करते हैं चौथे एम की। चौथा एम यानी मॉडरेट। यह भारतीय जनता पार्टी की सियासत का सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सियासत चलती हिंदुत्व की रहल पर है मगर टिकती कभी हिंदुत्व की रहल पर नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के पलट के देख लीजिए, आपको नजीरें मिल जाएंगी। यहां वो चेहरे सत्ता के सिंहासन पर नहीं टिकते हैं जो केवल और केवल हिंदुत्व की बात करते हैं। यहां वही चेहरे टिकते हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा के पार जाकर एक बड़े तबके को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हो। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह हो, या फिर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, या नरेंद्र मोदी गुजरात में खुद। और अगर आप योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे तो यकीनन बरस 2017 और 2022 के योगी आदित्यनाथ में आपको जबरदस्त फर्क देखने को मिलेगा। बरस 2017 के योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू पुनरुत्थान की बात करते नजर आते थे मंचों से, मगर 2022 के योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग नजर आएंगे। 2022 के चुनावों में अगर योगी आदित्यनाथ के भाषण आप देख लेंगे तो वो बतौर मुख्यमंत्री दिए हुए भाषण ज्यादा नजर आते हैं। यकीनन वो हिंदुत्व की रहल पर राजनीति करते हैं मगर हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ राशन की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, तेल की बात करते हैं, महिला आवासों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। और यही वो वजूहातें थीं जिन वजूहातों के चलते योगी ने 2022 में अपने कोर आइडियोलॉजी वोटर्स की सीमाओं को पार कर एक पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार को अपनी ओर आकर्षित किया, महिलाओं का वोट खींचा, जिसके चलते योगी सत्ता पर बैठे। तो यहां पलड़ा बिल्कुल बराबरी पे बैठता है। 2022 के विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के सफरनामे का पलड़ा इस खांचे में यानी चौथे एम में बिल्कुल बराबरी पे बैठता है। अब बात करते हैं पांचवें एम की। वो पांचवा एम जो शायद योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। पांचवा एम, एम फॉर मोदी, सेल्फ मोदी। अगर आप नरेंद्र मोदी की सियासत को देखेंगे तो 2002 के गुजरात दंगे अगर नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़े अभिशाप बने तो यही दंगे नरेंद्र मोदी के सियासी सफरनामे के लिए सबसे बड़ा बूस्टअप भी बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मोदी हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक के तौर पे उभरे इन दंगों के बाद। अब आप कहेंगे अगर मोदी हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक के तौर पे उभरे तो यहां तो योगी मोदी से बहुत आगे नजर आएंगे। माने योगी आदित्यनाथ तो 1.5-2 दशक से लगातार हिंदू पुनरुत्थानवाद की ही बात कर रहे हैं मगर देश काल समय परिस्थिति के अनुसार आपके जवाबों की प्रकृति सफलता के मानक बदल देती है। नरेंद्र मोदी जिस दौर में हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक के तौर पर नजर आ रहे थे, उस दौर में देश मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप झेल रहा था। सत्ता पे लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। अगर आप आज की परिस्थिति देखेंगे तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज बीते 10-12 बरस से देश में इसी हिंदू पुनरुत्थानवाद की राजनीति को देश देख रहा है। ऐसे में
क्या अब वही हिंदू पुनरुत्थानवाद की राजनीति नयापन ला पाएगी? आपको इसकी वानगी 2024 के लोकसभा चुनाव देते हुए नजर आएंगे, जहां बीजेपी अयोध्या में हारती है, देश के भीतर उसकी सीटें कम होती हैं, सबसे बड़े हिंदी हार्टलैंड उत्तर प्रदेश के भीतर उसकी सीटें कम होती हैं, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हार्डकोर हिंदुत्व राजनीति पे लगा हुआ धक्का है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता एक तरीके की सियासत से उबती है। अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से उबी थी तो इस हिंदू पुनरुत्थानवाद की राजनीति से भी उबेगी, और कहीं ना कहीं वो उबन आपको नजर आ रही है, चुनाव दर चुनाव नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि अब योगी आदित्यनाथ के पास क्या नया बचा है? जवाब सिफर में ही नजर आता है, सिफर और सिर्फ सिफर। तो अगर आप बात करते हैं समूचे विश्लेषण को संक्षिप्तता प्रदान करने की, तो संक्षिप्त सार यह है कि अभी योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता तय करने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। ये हमारा निजी आकलन है, सत्य है अथवा असत्य है ये ईश्वर जाने। हमने अपनी सीमित बुद्धि के आधार पर एक आकलन तैयार किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।